घाटशिला के घाट पर दोनों राजपुत्रों को पानी पिला देना। साथियों, आपने वीडियो को देखा किस तरह से जयराम महतो बता रहे हैं कि घाटशिला के घाट में करोड़पति पुत्र को घाट का पानी पिला देंगे, ऐसा कुछ कहते हुए नजर आया। और वाकई में आज जो खुलासे किए हैं, आज जो ये बखान किए हैं कि वाकई में घाटशिला के लिए क्या कुछ करने वाले हैं और क्या वाकई में वहाँ पर परिवारवाद जो है उसको मात दे पाएंगे, बहुत चीज़ों का खुलासा किए हैं वीडियो में। आप लगातार वीडियो पर बने रहें और आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि किस तरह से एक वायदे, एक से एक जो है खुलासे किए हैं। इस पर जो है विशेष फोकस दिए हैं घाटशिला को लेकर के। आप जरूर सुनिए वीडियो को। होगा वो हकदार होगा, वो जनता के बीच से चुन के जाएगा। इसलिए वोट की व्यवस्था आई, लेकिन हम और आप तो फिर उस व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर हम लोग फिर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजा के घर में राजा के बेटों को विधायक सांसद चुनेंगे, तो याद रखिएगा 2050 आते आते फिर से आपको आभास होगा कि हम नाम के लोकतंत्र में असल में राजतंत्र का हिस्सा बन के रह गए। आपको उस समय फिर एहसास होगा कि अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आज HCL कंपनी का रूप धारण कर चुकी है। आज टाटा टिस्को टेल्को के रूप में काम कर रही है। चूंकि आपने फिर से वही परिपाटी को दोहराया, आपने फिर से वही पैटर्न को दोहराया कि राजा के घर में ही जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जनता का सुनेगा कौन, जनता की पूछेगा कौन? आप ईमानदारी से बताइए, घाटशिला में अगर कोई भी जरूरत पड़ा, घाटशिला में अगर कोई भी दुख पड़ा, तो क्या वे लोग आपके बीच आकर इस प्रकार जमीन में बैठेंगे? क्या आपके साथ ढोल कन में बैठकर आपके लिए आंदोलन करेंगे? क्या आपके साथ सड़क में बैठकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो साहस अगर किसी में है तो केवल और केवल जेल कैंप पार्टी में है। इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी को विजयी बनावे। अभी देखिए, चंपे चाचा सुन रहे थे, कहीं आके भाषणबाजी कर रहे थे कि नगरी में हम ये कर दिए। आप भी जानते हैं नगरी में कुछ किए, सबको उसका लिए। नगरी वाला याद होगा आपको, रिम्स टू जमीन का मामला, सभी आदिवासी लोग को उसका लिए। आदिवासी लोग लोहरदगा से आए, खूंटी से आए, लातेहार से आए, सिमडेगा से आए, गुमला से आए, रामगढ़ से आए, सिल्ली से आए, और पता चला चंपई चाचा ये नहीं। वहाँ कौन था? सुबह देवेंद्र नाथ महतो थे और शाम को जयराम महतो था। वो हाल जुटने का काम कौन किए? हमारे पार्टी के देवेंद्र बाबू किए कि नहीं? चंपई चाचा डर से अंदर में थे। और उनका बेटा का बोली आप सुने होंगे, बाबूलाल भैया का। उनको मीडिया को नहीं, उनको पूछा, पुलिस बोला कि चलिए आपको अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं। बोला ना, हम यूट्यूब में देखे हैं, हम लोग एक आदिवासी भाई का इनकाउंटर हुआ है, तो आप मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे, हमको डर है। तो बताइए बाबूलाल दा, इतना डरिएगा तो राजनीति क्या कर रहे हैं? चंपई चाचा इतना खेत ला दिए हैं, बस जोती और खाइए। सुने कि नहीं हमको हम घर चले जाएंगे। ये बाबूलाल जी का स्टेटमेंट है कि हम घर चले जाएंगे। तो इसलिए अब आपको तय करना है। और देखिए, जहां तक पूर्व मंत्री जी का बात है, उनको तो मैं पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रामदास बाबू नहीं रहे हमारे बीच। उसी समय दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी देहांत हुआ, निधन हुआ। निसंदेह उनके निधन होने से, उनके दुनिया से चले जाने से राज्य की जनता मर्माहत है, राज्य की जनता में दुख है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके घर से जो आएगा विधायक बनने के लिए वही उस राज्य को चलाएगा या फिर वही उनकी तरह काम करेगा। यहाँ सिंपल है। आपको याद होगा जब हमारे ही डुमरी विधानसभा में जगन्नाथ बाबू नहीं रहे, तो वहाँ एक स्लोगन आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। क्योंकि जगन्नाथ बाबू को भी वहाँ टाइगर कहा जाता था। सुने, आज उनके पिताजी का भी निधन हुआ, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो वहां भी जनता के बीच से एक आवाज आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। तो घाटशिला में भी आवाज आना चाहिए, रामदास विल रिप्लेस रामदास। हमारे डुमरी विधानसभा से जहां हम विधायक बने, वहां एक ही को नारा गूंज रहा था कि टाइगर की जगह टाइगर लेगा। जरूरी नहीं वो उसका परिवार सही होगा, जो टाइगर होगा वही टाइगर की जगह लेगा। और टाइगर ने जगह डुमरी में ले लिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं, घाटशिला में वही कह रहे हैं कि रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। सीधा बात है, रामदास सोरेन जी की जगह रामदास मुर्मू जी लेंगे, रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। ये तो आवश्यक नहीं है कि भाई उनके घर में जो जन्म ले, उनका जो खून हो वही उनके जैसा हो, वही उनके जैसा काम करिए। जरूरी है? अगर ऐसा होता तो आज प्रधानमंत्री गांधी का पोता को होना चाहिए था, गांधी जी का पोता को होना चाहिए था, भगत सिंह के रिश्तेदार को होना चाहिए था।
सरदार पटेल के रिश्तेदार को होना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों को होना चाहिए था कि नहीं? अब गांधी जी अगर 1942 में आधे कपड़ों का आधा कपड़ा पहन के आंदोलन किए हैं और उनका वंशज अगर आज वोट टाइम में आके कहेगा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी उस समय ऐसा किए हैं, और तो भाई आज का समय अलग है, उस समय अलग थे। गांधी पूरे देश के थे, अपने परिवार के नहीं थे। क्या रामदास बाबू अपने परिवार के थे? नहीं, वो झारखंड के मुख्य माफ कीजिएगा मंत्री थे। रामदास बाबू जब झारखंड के मंत्री थे तो झारखंड का कोई बेटा उनकी जगह लेगा, उनका ही परिवार क्यों लेगा? और हमको आज तक समझ में नहीं आया भाई ये सहानुभूति क्या है, ये सहानुभूति राजनीति में क्यों? आप ही बताइए, क्या अगर कोई किसी डॉक्टर का निधन हो जाए तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाया जाता है? क्या बनाना उचित भी रहेगा? अगर किसी डॉक्टर का बिना समय से पहले अगर निधन हो जाता है तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर हम बनाएंगे? क्या टीचर का निधन होने पर टीचर के बेटे को टीचर बनाएंगे? क्या एसपी का बेटा एसपी बनता है? तो ये कौन सा पैटर्न है भाई कि विधायक का बेटा विधायक बने, सांसद का बेटा सांसद बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने? आखिर ये कौन सा पैटर्न है? जबकि एक एसपी से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक डॉक्टर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक टीचर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, क्योंकि डॉक्टर, टीचर और एसपी का फैसला करने वाला एक एमएलए होता है। वो विधायक का अंग होता है, वो सरकार का अंग होता है। वो फैसला करेगा कि आपके स्कूल में टीचर कितने होंगे, वो फैसला करेगा कि आपके जो हॉस्पिटल उसमें दवा का दाम क्या होगा, वो फैसला करेगा कि आपका यहाँ आईएएस का कौन यहाँ नया तबादला हो जाएगा। तो जो फैसला करता है, जो नियम बनाता है, जो इस राज्य को चलाता है, वहां सहानुभूति क्यों? हम सहानुभूति रखते हैं जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है, हम सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति का मतलब उसके दुख में खड़ा होना, सहानुभूति का मतलब होता है उस परिवार के दुख में खड़ा होना। हम लोग दुख में खड़े हैं, अगर उस परिवार को कुछ घटेगा हम लोग देंगे। विधायक बना देना ये कौन सा सहानुभूति है भाई? जब हम डॉक्टर के निधन पे डॉक्टर के बेटे को रिप्लेस नहीं करते हैं, जब वकील के निधन पर वकील के बेटे को वकील बना के रिप्लेस नहीं करते हैं, तो आखिर देश में ये सहानुभूति कब तक चले? इसलिए जो मंत्री जी नहीं है, हम लोग पुनः श्रद्धांजलि भी देंगे और सहानुभूति रखेंगे परिवार के प्रति, लेकिन उनको जो रिप्लेस करेगा, उनकी जगह जो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका अपना घर से संबंधित हो, उनके ब्लड से संबंधित हो, उस क्षेत्र का कोई ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा हो उनकी जगह जाए और झारखंड की आवाज को, घाटशिला की आवाज को, घाटशिला के माओ बहनों की आवाज को, घाटशिला के बुजुर्गों की आवाज को, घाटशिला के नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज को विधानसभा में प्रेजेंट करे। कोई वहां चुप कर जाए, कोई वहां चुप कर जाए। इसलिए इस बार घाटशिला के उपचुनाव में रामदास मुर्मू जी जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप सभी से आग्रह है एक मौका दिया जाए, क्योंकि अब पढ़े लिखे नौजवानों की राजनीति में आने की दरकार है। आप भी जानते हैं रामदास मुर्मू जी यहीं ठीक बगल में आरडीएम नामक एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच से आते हैं। तो अगर आपके बीच से आएंगे तो आपके बीच की बात तो वहां लेके जाएंगे। आज देखिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, आज 1 साल होने वाला है, लेकिन आज भी मेरे घर की स्थिति वही है जो 1 साल पहले थी। आज भी हमारे घर में बारिश होने पर पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी मिट्टी गीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जब हम अपने बारे सोचने के लिए बैठते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना है, तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने मेहनत करके हमको विधायक बनाया। तब तक मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने वह लोकसभा का चुनाव, मई जून की गर्मी, घर घर जाकर चंदा लेकर, घर घर जाकर चावल सब्जी मांगकर, उस पैसे से जो अपनी गाड़ियों में तेल भरे हैं, उस पैसे से हमारा प्रचार किए हैं। तो जब जब हम अपने बारे सोचने बैठते हैं, तब तब वो मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। क्योंकि हम आपके बीच से आते हैं, इसीलिए हम आपके बीच की बात को सदन तक लेकर जाते हैं। इसलिए अब जनता को यह तय करना होगा, उनके बीच का नेता जाए जो उनके बीच के जैसा हो कर रहे। आज देखिए ना, आप जब भी आप हमसे मिलते हैं, और हमको तो लगता है कि अभी 1 साल होने के बाद भी न जनता ने हमको विधायक माना है, न हम खुद को विधायक मान पाए हैं। आज भी उनसे मिलते हैं तो उनके घर के भाई बच्चे जैसे मिलते हैं, वो भी हमसे मिलते हैं तो अपने हक अधिकार के साथ मिलते हैं, वो हम पे अपना हक दिखाते हैं। वो कभी इस प्रोटोकॉल में नहीं रहते कि हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं। वो अपना हक समझते हैं कि हमारे घर का बच्चा है। अरे कभी कभी तो हम लोग जहाँ जिस घर में सोते हैं, अगर जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेट छूटते हैं तो 2-4 लोग बोतल से खिड़की में भी मार देता है। तो बोले नहीं, जनता है, कुछ नहीं बोलना है भाई, उनको हक है। विधायक के घर में जाने से पहले 4 को गेट का एंट्री होता है।
लेकिन हमारे घर में जनता जाती है, कभी हम लोग लेट छूट कर देखे हैं, मैंने खिड़की टूटे नहीं तो मैं कभी बोतल ही फेंक देता है विधायक छूट। तो ये हक हमने जनता को दिया है और झारखंड की राजनीति में पहली बार ये हुआ है। नहीं तो आपको उनके गार्ड से गुजरना होगा, बहुत प्रकार का सिस्टम है। अगर नहीं हो घर में तो बोले घर में नहीं है। तो इसलिए नए नेताओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। आज कोल्हान की धरती आंदोलन की धरती है, क्रांति की धरती है, निर्मल बाबू, सुनील बाबू के शहादत की धरती है। और आज इस धरती में वहां के लोगों को ये तय करना होगा कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जो जाएंगे सदन तक, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोग जिताकर भेजेंगे। आज बताइए, राज्य की सरकार ने माताओं को, बहनों को 2500 रुपए का मैया सम्मान योजना दे दिया, लेकिन आज उन्हीं के घर के बच्चे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, ये आप बताएं। आज इस राज्य में क्या हो रहा है आपको भी मालूम है। कुछ दिन पहले हमको ड्राइवर लोग फोन किया कि विधायक जी हम लोग बालू लेके चल रहे, परेशानी है। हम बोले भाई घाट से लेकर चुनाव तक रुकिए, परेशानी रहेगा, क्योंकि सरकार के लोगों का सीधा आदेश है यहाँ से चंदा उठा के देना है चुनाव में। आज यही हो रहा है। एक बड़ा बाबू से हमारा बात हुआ, वो एक व्यक्ति से कुछ पैसा मांग रहा था। हम डायरेक्ट बोले कि बड़ा बाबू हमको भी मालूम है, मंत्री जी और सीनियर IPS मिलकर आपसे 30 लाख लिए थाना तबादला का, हमको मालूम है सारा चीज, लेकिन उसको आप दूसरा जगह सुन लीजिएगा। हम सीधा बात करते हैं। आज झारखंड यही बन के रह गया है, बड़ा बाबू है तो थाना के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख में उनको थाना दिया जाता है। उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो उससे बड़े रेट में ट्रांसफर होता है, और उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का दिया जाता है। ये हमारे राज्य की स्थिति है। वहां से सरकार का सोच आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस राज्य के कल्याण क्या करेंगे, इस राज्य की जनता का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए राज्य की सरकार में जो बैठे बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनका सिंहासन हिलना चाहिए, तभी उनको डर होगा। और नहीं तो फिर अगर बड़े बड़े नेता चुन के जीत जाएंगे, अगर चंपई चचा के घर वाले जीत जाएंगे, मंत्री जी के घर वाले जीत जाएंगे, रघुवर चचा के घर वाले जीत जाएंगे, अर्जुन मुंडा जी के घर वाले जीत जाएंगे, तो फिर तो मजाक रहेंगे, अरे जनता है क्या, ऐसे वोट तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर वो आपको ताना देंगे। और क्यों मुद्दों की बात करेंगे, क्यों मुद्दा की बात करेंगे। आज देखिए ना देश में क्या हुआ, मोदी जी ने बात करा 2 करोड़ नौकरियां क्यों देंगे। वो जान रहे हैं कि हम इनको राम जी का नाम लेके वोट ले लेते हैं, क्यों काम करेंगे भाई। उसी प्रकार हेमंत जी, उनको भी मालूम है कि जब हम लोग चुनाव जीत ही जा रहे हैं, जब हम कुछ ना करने पे भी ये लोग 50-60 सीट हमको दे ही रहे हैं, तो क्यों काम करेंगे। इसलिए राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में अगर ताकत कहीं है तो तलवार में नहीं है, ताकत आपके तीर में नहीं है, ताकत भाले में नहीं है, ताकत त्रिशूल में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत आपकी उंगली में है जब आप ब्लू रंग की स्याही लगाकर वोट देने जाते हैं। ताकत इस उंगली में है आपकी, जिस उंगली से आप उनको नचा सकते हैं। तो इसलिए उनको बताना होगा कि राजनीति आपकी रखेल नहीं है, राजनीति आपके अधीन नहीं है, राजनीति आपकी धरोहर नहीं है, राजनीति जनता की है, राजनीति जनता की है। आपको बताना होगा कि राजनीति जनता के लिए बनी है, इसे आपको बताना होगा। और ये सारी शक्ति तमाम जनता जनार्दन आपकी उंगली में है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं या आप उनको जताएंगे नहीं तो बदलाव कैसे होगा। उनके माइंड में सेट हो चुका है कि झारखंड की जनता सड़कों में लगातार 4 साल क्यों ना हल्ला कर ले, 4 साल क्यों ना आंदोलन कर ले, 5वें साल उनका वोट आखिर हम लोग ले जाएंगे। 5वें साल उनको फिर डर दिखाकर, 5वें साल उनको समीकरण का डर दिखाकर, बिना विकास किए, बिना मुद्दों के हम वोट लेकर जाएंगे। क्यों? इस पैटर्न को तोड़ना होगा, उनकी सोच को तोड़ना होगा, तभी बदलाव होगा। और एक बात याद रखिए, आज फिर कहेंगे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। अगर आज हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू कौन थे? बैरिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे। हमें लगता है पास भी कर गए थे। जो आज यूपीएससी कहते हैं उस समय ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। क्योंकि आचार संहिता का समय है, अभी हम लोग का पूरा 1 महीना कार्यक्रम होगा। बस इतना ही कहेंगे कि इस बार बदलाव को वोट करिए। 1 सीट मत देखिए, 1 सीट, एक अकेला जयराम महतो आज विधानसभा में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं।
एक अकेला जयराम महतो जनता को कितनी ताकत दिया है, अब देख रहे हैं कि आज हर कोई अधिकारी से आंख मिला के बात कर रहा है, हर कोई मुद्दे की बात कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो एक सीट हमारे लिए 100 सीटों के बराबर है। आप दीजिए, हमारी ताकत दुगना होगी, मुद्दे दुगना उठेंगे, सदन के पटल पर उठेंगे। इसलिए चूंकि आचार संहिता है, समय का अभाव है।